क्रिप्पी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। श्राप शब्द जितना छोटा, इससे जुड़े रहस्य कभी कभी उससे भी कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक होते हैं। मध्य प्रदेश जिला का एक छोटा सा गांव जो दशकों पहले अपने गांव में समय समय से होने वाले उत्सव और हाट बाजारों के लिए प्रख्यात था। इस गांव में लगने वाले हाट बाजार आसपास के लोगों के लिए हमेशा ही चर्चा का विशेष कारण बना रहा, और वो इसलिए क्योंकि इन बाजारों में आकर्षण का मुख्य कारण थी वो सभी दुकानें जिनमें तरह तरह की गुड़ियों की बिक्री की जाती थी, जिन्हें गांव के लोग स्वयं अपने हाथों से बनाते। वे सभी इतनी सुंदर और सजीव होती कि किसी के लिए भी उनकी सुंदरता को नकारना नामुमकिन था। अलग अलग कलाओं में सुंदर और चमकदायक कपड़ों में सुसज्जित हर किसी की जुबान पर उनकी तारीफ के लिए शब्द ही रखे रहते। और उसी गांव के एक हाट बाजार के विक्रेता श्याम सुंदर जी, जिनका परिवार कई वर्षों से गुड़ियों का निर्माण और बिक्री किया करता था, और इसी व्यवसाय से उनके परिवार का भरण पोषण भी होता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रानी और विधान थे। गांव में लगने वाले हाट बाजार से कुछ माह पूर्व श्याम सुंदर जी गुड़ियों के निर्माण में होने वाली सभी जरूरत की चीजों की खरीदारी के लिए दूसरे गांव गए, और हर बार की तरह वो इस बार भी विधान को अपने साथ ले गए। सभी जरूरतों का सामान लेकर वे अपने बेटे के साथ वहां एक छोटे से भोजनालय में खाना खाने के लिए गए। खाने के दौरान विधान को अपने पीछे कोने में रखी एक गुड़िया दिखी, जिस पर शायद बाकियों की नजर नहीं गई थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। धूल मिट्टी की वजह से उसका पूरा चेहरा गंदा हो चुका था, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे, और बालों में मोटी मोटी गांठें पड़ चुकी थी। वहीं उसके होठों के पास लाल रंग के कुछ सूखे हुए निशान भी थे, पर फिलहाल उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो चीज क्या है। पर उन सब के साथ ही उसके पूरे शरीर में जगह जगह टांके के निशान थे, जो उसे और भी ज्यादा डरावनी बना रहे थे। इसके बावजूद विधान की नजरें उस पर ही टिकी हुई थीं। वो बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और बदले में वो भी विधान को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उसके जाने का समय हुआ तो अपने पिता के साथ जाते वक्त विधान बार बार उस गुड़िया को ही पलटकर देखने लगा, और जब उस गुड़िया ने विधान को खुद से दूर जाता देखा तो उसके चेहरे पर कुछ वक्त पहले जो मुस्कुराहट थी वो अब मायूसी में बदल गई। उसकी दाईं आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर आ गिरी, वो भी लाल रंग की। जब विधान ने ये देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने अपने पिता का हाथ कुछ वक्त के लिए छोड़ा और फौरन उस गुड़िया के पास जा पहुंचा, और बिना किसी की नजरों में आए उसे अपने साथ लाए हुए कपड़ों में लपेटकर बाकी सामानों के साथ रख दिया। घर पहुंचते ही विधान ने उसे अपने बाकी के सामानों में छुपा दिया, और सारे दिन की भागदौड़ की वजह से वो जल्दी सो गया।
उस दिन सब सही था, पर विधान अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हुआ कि वो उस गुड़िया को ही भूल गया। अगले 2 दिन तक जब विधान को उसका ख्याल नहीं आया, तब तीसरी रात भर पूरे घर में किसी के चलने की आवाज आती, पर वो आवाजें ऐसी होती जैसे कोई घिसट कर चल रहा हो। और ये वही थी जिसका एक पैर टूटा हुआ था, जिस पर विधान का ध्यान नहीं गया, और वो थी वो गुड़िया। अब ये रोज का ही काम बन गया। विधान की माँ हर रात आने वाली उन आवाजों से परेशान थी, पर श्याम सुंदर उनका भ्रम कहकर उसे शांत कर देते। पर इन सब के साथ ही एक और घटना उनके घर में या उनके घर के आसपास घटने लगी। हर सुबह उन्हें अपने घर में किसी के खून से भरे पैरों के निशान दिखते, जो बेहद छोटे थे, और निशान ऐसे जैसे कोई चीज घसीटी गई हो। और उन्हीं निशानों से जुड़ी एक और खबर थी। पिछले 2 दिन से कोई बड़ा सा जानवर छोटे छोटे जानवरों जैसे बिल्ली, चूहे, चमगादड़ उन्हें अपना शिकार बना रहा था, जिनकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो किसी की आंख, किसी के पंख, तो किसी का कटा हुआ पैर। नजारा भयानक था, पर यह किसी बड़े जानवर का काम है। सभी इस बात पर एकमत थे, इसीलिए किसी ने भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वहीं एक रात जब विधान की माँ की नींद खुली, तो उन्हें फिर से वही आवाजें आने लगी। पर आज उन्होंने जब उस आवाज का पीछा किया, तो उन्हें विधान के कमरे में, जहां अंधेरा था, जिससे चीजें साफ नहीं थी, उन्हें विधान के सीने पर बैठी एक परछाई नजर आई, जिसकी आकृति दीवार पर साफ थी। खुले हुए बाल जो पूरी तरह से हवा में उड़ रहे थे, और मुंह से टपकती हुई लार जो सीधा विधान के ऊपर गिर रही थी। इस नज़ारे को देखने के बाद जब विधान की माँ ने एक झटके से उस कमरे का दरवाजा खोला, तो सब कुछ सामान्य था। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, और इसे अपना वहम समझ जब वो वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी दरवाजे के पीछे से वही गुड़िया अपने एक पैर पर घसीटते हुए कमरे से बाहर आई, और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर उसने विधान की माँ के पैर पर हमला कर दिया। एक ही बार में उनके पैर को लहूलुहान कर दिया। दर्द से छटपटाती हुई वो बार बार मदद की गुहार लगा रही थी, और उनकी वो चीखें सुनकर श्याम सुंदर और पड़ोस के लोगों ने जब उनकी हालत देखी, तो वे एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उनके पैर पर बहुत गहरा घाव था, पर आसपास कुछ भी नहीं था। किसी तरह उनका इलाज कराया, पर हादसे के पीछे का कारण कभी पता नहीं चल सका, और ये बात यहीं खत्म हो गई। गांव में लगने वाले हाट बाजार में सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी थे, और सभी उसकी तैयारियां करने में लगे हुए थे। श्याम सुंदर जी के घर की साफ सफाई करने के दौरान घर में काम करने वाले कुछ लोगों को वह गुड़िया मिली। सभी पहली नजर में उसे देखकर डर गए, पर वो महज एक बेकार सी गुड़िया है, जिसका कोई मतलब नहीं। ये सोचकर
उन सभी ने उसके रंग रूप और दशा को लेकर उसका मजाक उड़ाया। और उनकी आवाज सुनकर जब घर के बाकी लोग वहां पहुंचे तो सभी उस गुड़िया को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगे। कोई भी उसे भर नजर नहीं देखना चाहता था। एक अजीब सी मनहूसियत थी उसके चेहरे में। पर इससे पहले कि उसे कूड़ेदान में फेंका जाता, विधान ने उस गुड़िया से जुड़ी बातें सभी को बता दी, जिस पर उसे डांटा भी गया। पर उस गुड़िया को ना फेंकने वाली उसकी जिद के आगे श्याम सुंदर जी उस गुड़िया को फेंकते नहीं हैं। पर अपनी पत्नी के समझाने पर वे उसे घर नहीं रख सकते थे, जिसके चलते उन्होंने उस गुड़िया को साफ और सजा धजा कर उसे हाट बाजार में बेचने का फैसला किया। बेहद सुंदर तो नहीं, पर वो अब देखने लायक जरूर हो गई थी। पर शरीर पर उसके टांके के निशान वो वैसे ही रहे। हाट बाजार में आने वाला हर व्यक्ति उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता, पर कोई भी उस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को नहीं खरीदता। दिन गुजरने के साथ ही उस गांव में अजीब सा मातम छाने लगा। वो हर व्यक्ति जिसने उस गुड़िया का मजाक उड़ाया था, वो बहुत ही भयानक मौतें मरने लगा। 10 दिन में लगभग 50 मौतें, पर कारण किसी को पता नहीं। अब तक इन मौतों को हादसा समझने वाले गांव वाले अब दहशत में आ चुके थे। और जब किसी को भी कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब गांव के पंडित ने पूजा अर्चना शुरू की। और तब भी उन्हें गांव में छाई इस मनहूसियत का पता ना चल सका। तब दूसरे गांव के एक विद्वान पंडित को बुलाया गया, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर जी के घर जा पहुंचे, जहां उन्हें वह गुड़िया नजर आई, जिसके चेहरे में अब भी मनहूसियत नजर आई थी। और जब उन्होंने पास जाकर उस गुड़िया को करीब से देखना चाहा, तब उसमें से एक बेहद धीमी पर डरावनी आवाजें आ रही थी। सब मारे जाओगे। जब वो अपने कानों को उसके आधे खुले मुंह के पास लेकर गए, तब उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। पर इससे पहले कि वो उन आवाजों को पूरी तरह से समझ पाते, उस गुड़िया ने एक जहरीली मुस्कान के साथ उनके कान को ही काट लिया। और अगर सही वक्त पर उनके सेवकों ने उस गुड़िया को उनसे दूर ना फेंका होता, तो शायद वो अब उनके पूरे शरीर को ही अपना निवाला बना चुकी होती। उसकी पकड़ से छूटकर उस विद्वान पंडित ने जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें उस पर फेंकी, तो उसके शरीर से गहरे काले धुएं सा उठने लगा। और जहां जहां टांके लगे थे, वहां से खून रिसने लगा। उन्होंने जल्दी से कुछ अभिमंत्रित धागे को उस कमरे की हर एक खिड़की को अंदर से बंद करते हुए बांध दिया। पर तभी वो गुड़िया एक बनावटी मुस्कान लिए कमरे की दीवारों का सहारा लिए घिसटने लगी, और उसके शरीर से निकलने वाला खून वो पूरे कमरे में फैलकर एक दुर्गंध फैलाने लगा। और जब पंडित जी उसका स्पर्श किए, तो वो बेहद गर्म था, बिल्कुल खौलता हुआ।
तभी वो घिसटते हुए एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कमरे में ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से उसकी परछाई दीवार में साफ थी। वही बिखरे बाल, पर इस बार उसकी आवाज में एक साथ और भी कई आवाजें थीं जो उसके मुंह से निकल रही थीं। एक बेहद डरावनी आवाज जिसमें पूरे कमरे का माहौल बेहद भयानक बना रखा था। घर के सभी लोगों को पहले ही घर से बाहर कर दिया गया था, पर उस कमरे में मौजूद बाकी लोगों की आंखों में एक डर सा उभरने लगा, क्योंकि वो गुड़िया कभी हंसती, कभी रोती, तो कभी गुमसुम सी बैठ जाती। पर पंडित जी समझ चुके थे कि ये एक शापित गुड़िया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने सेवकों को कमरे से बाहर भेजा और खुद भी कमरे से बाहर आकर दरवाजे पर ढेर सारे अभिमंत्रित धागे बांधकर एक कवच बनाया और घर के सभी सदस्यों को उस घर में दोबारा कभी भी ना लौटने को कहा। घर से बाहर आकर पंडित जी ने सभी को उस श्रापित गुड़िया का रहस्य बताया कि वो करीब 100 सालों से भ्रमण कर रही थी। वो जिस भी जगह जाती वहाँ के लोगों को जिंदा ही खा जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने श्राप के कारण वो उनकी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अलग अलग तरह की वो सभी आवाजें जो उस कमरे में गूंज रही थी, वो उन सभी आत्माओं की चीखने और चिल्लाने की है, जो दर्द उन्होंने अपनी मौत के समय महसूस किया था। वो आज भी उनकी आत्माएं महसूस करती हैं, और उन सभी आत्माओं की चीख और उनका दर्द ही है जो उसे ताकत देता है। बिना श्राप की वजह पता चले उसे खत्म करना नामुमकिन था, इसलिए उसे बंदी बना दिया गया है, पर सिर्फ तब तक जब तक कि उसका संबंध किसी बाहरी व्यक्ति से ना होता। इस पूरे रहस्य को जानने के बाद किसी ने दोबारा उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। 2 महीनों तक गांव में कोई मौत नहीं हुई, जिससे लोगों को लगा कि उस श्रापित गुड़िया का श्राप खत्म हो गया है। पर तीसरे महीने में रात के वक्त गांव के लोग अचानक से एक एक कर गायब होने लगे, जिनका कभी कुछ पता नहीं चला, जिससे गांव में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। वहीं श्याम सुंदर जी के घर में उनका बेटा विधान दिन ब दिन खामोश रहने लगा, बेहद गुमसुम, ना खेलना, ना पढ़ना और ना ही कुछ करना। कुछ ही दिनों बाद रात के करीब 3 बजे विधान की माँ की नींद किसी आवाज से खुल गई। जब उन्होंने बच्चों के कमरे में देखा तो वहाँ विधान नहीं था। उसे ढूंढते हुए वो अपने पुराने घर, जो नए घर से कुछ ही दूरी पर था, वहाँ जाने वाले रास्ते पर उन्हें विधान नजर आया। उसका पीछा करते हुए वो उस घर में दाखिल हुई, पर उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। पर वापस जाने के लिए जब वो मुड़ी, तब बरामदे के सबसे आखिरी कोने में उन्हें जमीन पर बैठा विधान नजर आया। पास जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा सा आदमी, जो शायद गांव का ही था,
विधान उसके सीने पर बैठा उसका दिल खा रहा था। विधान के हाथ, मुंह, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर ही गर्म खून से पूरी तरह से सना हुआ था, जो मुर्दे के शरीर से निकल रहा था, जिसका दिल विधान बड़े मजे से खा रहा था, वो भी एक भयानक आवाज के साथ। ये नज़ारा बेहद खौफनाक था। विधान की माँ की नज़रों के सामने उनका बेटा था, पर परछाई उसी श्रापित गुड़िया की थी, जिसके बाल पूरी तरह से हवा में उड़ रहे थे। तभी उन्हें पंडित जी की कही बातें याद आई कि उसकी आज़ादी के लिए किसी का उस श्रापित गुड़िया से संबंध होना जरूरी है, जिससे उन्हें याद आया कि जब उस रात किसी ने उन पर हमला किया था, तब उन्होंने विधान के मुंह पर कुछ लाल रंग के निशान देखे थे। शायद उस रात श्रापित गुड़िया ने पहली बार विधान को खून पिलाकर उसे अपना संबंध जोड़ लिया था, जिससे वो उसके श्राप से जुड़ गया और उसका साथी बन गया। सारी बातों को समझने के बाद जब उन्होंने डर से पीछे जाने की कोशिश की, तब तक विधान की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और अगली सुबह गांव में उस आदमी के साथ साथ विधान की मां के लापता होने की खबर भी फैल गई। उन सभी लापता लोगों का कहीं कुछ पता नहीं चला, पर इसे उस श्रापित गुड़िया का श्राप समझकर धीरे धीरे पूरे गांव में गुड़ियों का हाट बाजार लगना बंद हो गया और एक खौफनाक डर की वजह से सभी एक एक कर उस गांव को खाली कर दूसरे गांव में जाने लगे, क्योंकि कुछ ही महीने में पूरे गांव में एक गहरी शांति पसर चुकी थी, जैसे वो गांव नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो।